मेरे पिता माय फादर, इसी पर कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ विश्व रिकॉर्डेड श्रीमान यतीश शुक्ला जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इस कार्यक्रम में चाहेंगे कि माय फादर, मेरे पिता पर आपको बोलना है। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करता हूँ बड़े भाई श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी का कि वो इतना बेहतरीन आयोजन करते हैं और अभी तक कई कार्यक्रम मैंने देखे आपके, और ये मेरा सौभाग्य है कि नववर्ष 2023 में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको एवं समस्त दर्शक जो भी जुड़े हुए हैं आपके कार्यक्रम से, सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विषय जो आपने चुना है वो बहुत ही निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन विषय है, और विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो आप अपना जीवन जीते हैं, जो आप अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, उसमें जो पीछे से आपको सपोर्ट मिला होता है या जिस प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली होती है। और फैमिली में मुख्य रूप से माता पिता होते हैं जिनसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। तो आज ये जो कार्यक्रम है, ये चूँकि एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें सामाजिक संदेश बहुत आवश्यक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक घटना परिघटना का कार्यक्रम न बन जाए, बल्कि मैं एक ओवरऑल बात करते हुए और इसमें कुछ जो सामाजिक बिंदु हैं इस विषय के, उनको मैं निश्चित रूप से परिभाषित करूं, उनको पकड़ने का प्रयास करूं। तो जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूं और मेरे माता पिता ठीक वैसे ही माता पिता हैं जैसे कि एक सामान्य माता पिता होते हैं। जहाँ तक संघर्षों की बात है तो सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे संघर्ष किए हैं जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ एक समाज की, और समाज में भारतीय समाज की, जहाँ पर एक ये परिवार रूपी जो संस्थान होता है और जो हमें यहाँ पर संस्कार मिलते हैं, मैं उनकी आज बात करना चाहता हूँ। साथ में कुछ उसका एक दूसरा पक्ष भी है, उस पक्ष को भी मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ सामने। पक्ष ये है कि अधिकांशतः क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं और उनके माता पिता होते हैं, तो माता पिता अपने सपनों को, जो सपने पूरे नहीं कर पा रहे होते हैं, वो अपने बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं। और ये समाज में आज 95% हो रहा है कि माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपते हैं। जैसे अगर मेरे पिता IAS नहीं बन पाए तो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बन जाए, मेरी बेटी बन जाए। अगर वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए या वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। अगर पिता वकील है तो चाहते हैं हमारी बेटी जो है वो वकील बन जाए और हमसे अच्छी वकील बन जाए। जबकि बेटा कुछ और बनना चाहता है और जो बेटी है वो कुछ और बनना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि परिवार में ही पिता और पुत्र का संघर्ष स्टार्ट होता है, या पुत्री और पिता का संघर्ष स्टार्ट होता है, और एक बीच में दूरियां शुरू हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ ताकि समाज उससे सीख ले सके। बिल्कुल सही, बताएं। तो बेसिकली जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक IAS अधिकारी बन जाऊँ। सही। वो खुद एक गांव से थे, तो गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। IAS PCS बनने के लिए क्या होता है कि बहुत अधिक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, सुविधाएं बहुत अच्छी चाहिए होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 लाख बच्चे अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 300-400-500 बच्चे ही उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो सपने देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो वास्तविकताएं हैं उससे भी तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि भाई ये चाह रहे हैं IAS बनना, तो IAS बनना चाहिए। मैंने कई एग्जाम्स दिए, 2-3 IAS के एग्जाम्स दिए, मैं बहुत भयानक तरीके से फेल हुआ। अरे एक होता है फेल होना, एक होता है भयानक तरीके से फेल होना। अच्छा। कि कुछ पता ही नहीं कितने नंबर आ रहे हैं। फिर क्या है, फिर क्लासेस शुरू होते हैं पिता और पुत्र के बीच में। वो कहते हैं तुम साले चपरासी बनने लायक नहीं हो, और मुझे खराब लगता है। खराब लगता है, ये हर एक को लगता है खराब। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच में, लड़ाई झगड़ा बोल सकते हैं आप इसे, तो मारपीट नहीं होती थी, बात ही बात में झगड़ा होता है पिता पुत्र के बीच में। तो उन झगड़ों के बीच में फिर होता यह है कि मैं फिर बैंक की परीक्षा पास होता। जबकि नौकरी करना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं किसी की जॉब नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ये एक आत्मसम्मान का प्रश्न है कि तुम चपरासी नहीं बन सकते हो, तो तुम एक परीक्षा पास करते हो, और परीक्षा जितने पास करते हो कि बैंक की, लेकिन भी बैंक में मन नहीं लगता, क्योंकि जो मन है वो तो कहीं और लगा हुआ है।
बनना तुम सन्यासी चाहते हो, बनना तुम चाहते हो नेता बनना चाहते हो, बनना तुम कुछ और चाहते हो, लेकिन तुम बन गए हो बैंक के क्लर्क। तो उसी क्लर्क के बनने के दौरान फिर लगता है कि भाई नहीं, आईएएस का एक था, आईएएस एक बड़ी चीज़ होती है, उसमें आपको रुतबा मिलता है, आप कर सकते हो। फिर वो मैंने एक परीक्षाएं भी पास की, आईएएस का मेंस दिया मैंने 2 बार। अच्छा। उसके बाद पीसीएस के एग्जाम पास किया, समीक्षा अधिकारी का मेन एग्जाम भी पास किया और उसमें सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन फिर जाकर जब देखा समीक्षा अधिकारी में कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कितना करप्ट है, यहाँ इतना करप्शन फैला हुआ है कि यहाँ पर हर चीज़ के पैसे चलते हैं और समीक्षा अधिकारी का काम ही वही होता है। मैं बिल्कुल खुला बोल रहा हूँ, उसका काम ही ये होता है कि हम भाई बीच में कुछ ना कुछ कमाएं और मंत्री को दें या इसको दें उसको दें। अब क्या नहीं पता, लेकिन उस समय यही था। तो फिर लगता है ये तो नौकरी बहुत बेकार चीज़ है। फिर एक पिता पुत्र का संघर्ष शुरू होता है। अच्छा। और मैं बैंक की नौकरी छोड़ देता हूँ। हाँ, बहुत सही। फिर पिता पुत्र का संघर्ष है, क्योंकि पुत्र तो चाहता है कि उसकी खुद की जिंदगी है, वो जीना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन पिता चाहता है कि तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। सही। तो फिर एक संघर्ष शुरू होता है। फिर आपको पता ही, मैंने 5-5, 6-6 विश्व रिकॉर्ड बना दिए। हाँ, और फिर पिता ये पूछता है कि आप ये बताओ कि इन विश्व रिकॉर्ड से मिलता क्या है। क्योंकि समस्या ये आती है कि रिकॉर्ड से पैसे तो मिलते नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि 5-5, 6-6 विश्व रिकॉर्ड जो है इनसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो पिता पूछता है इन विश्व रिकॉर्ड से मिलता क्या है? मिलता क्या? वो पैसे तुमने बैंक की नौकरी छोड़ दी, तुमने ये छोड़ दिया, तुमने वो छोड़ दिया। तो पुत्र मौन हो जाता है और पिता के प्रश्न जीवित रहते हैं। तो ऐसी घटना सिर्फ यतीश शुक्ला के साथ नहीं होती है, ऐसी घटनाएं पूरे संसार में 80-90% जगह पर होती है। और ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो पिता और पुत्रों के बीच में बढ़ जाता है। हमारे पिता के साथ मेरे कोई गैप नहीं है, ऐसा कोई समझे ना इस चीज को कि मेरा कोई गैप है। नहीं। लेकिन विचारों में है, एक विचारों में ये एक जो वो चाहते हैं, वो अपने दौर के हिसाब से चाहते हैं कि ऐसा पुत्र को करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दौर से 20 साल आगे हूँ, 25 साल आगे हूँ, 30 साल आगे हूँ। तो मुझे अपने दौर के हिसाब से चीजों को करना है। अगर अभी आप डॉक्टर की बात करें तो अभी जो डॉक्टर्स हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है। अब आप कह रहे हैं तुम एमबीबीएस कर लो, बीएमएस कर लो, तो वो कहाँ चल पाएगा आज? नहीं चल पाएगा। बीएमएस डॉक्टर्स जो है यहाँ बैठेगा तो वो शाम को 100 रुपये नहीं कमा पाएगा। नहीं। अगर वो आर्थो का अच्छा डॉक्टर है, वो आंख का अच्छा डॉक्टर है, वो हार्ट का अच्छा डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड है, तभी वो अच्छा कमा सकता है। बिल्कुल। तो वो समझेगा कौन? वो समझेगा तो वही जो नई पीढ़ी का आदमी है। हाँ, सही। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है, मेरी सभी पिता से, सभी माता से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील है कि आप अपनी चीजों को, अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर थोपे ना। आप ये करें कि उनसे पूछें कि बेटा क्या चाहते हो। इस समाज में अच्छा व्यक्ति बनना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास कितना पैसा है, आप किस ओहदे पर हो, कोई मतलब नहीं है अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने अच्छे आईएएस अधिकारियों को जेल जाते हुए देखा है। तो वकील साहब आप देखते होंगे, जाते हैं। यहाँ भी देखिए, एक थे आईएएस अधिकारी, खाद्यान्न घोटाला हुआ था, गए थे जेल गए थे। अच्छे डॉक्टर्स जो है वो पकड़े जाते हैं। बिल्कुल जाएंगे, वो तो जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। हाँ, तो अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं तो फिर ये संसार आपके लिए उचित जगह नहीं सिद्ध होगा। और आप अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ संस्कार स्थानांतरित कर सकते हो। आप अगर पैसा स्थानांतरित करोगे तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एक कहावत भी है, पूत कपूत तो काधन जोरा, पूत सपूत तो काधन जोरा। हाँ, सही। अगर बेटा लायक होगा तो वो खुद अगर समाज में अच्छा व्यक्ति होगा तो वो आगे बढ़ सकता है, अपना बना सकता है। जी, आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो मैं प्रश्न यही पूछना चाहते हैं कि जीवन में कभी कोई ऐसी कोई निगेटिव शब्द आया हो, नकारात्मक सोच, जी, जिसको आपने तुरंत सकारात्मक कर दिया? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसा रोज ही लगभग होता है। हाँ। क्योंकि ये जीवन ही पूरा द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब एक युद्ध की तरह चलता है। और नकारात्मक विचार तो आते ही हैं, बस ये होता है कि कितनी देर के लिए है। देखिए, अगर नकारात्मक विचार स्थायी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रोग के ग्रस्त हो जाएंगे। अवसाद का जो रोग चल रहा है वो यही है कि आपके अंदर नेगेटिव जो विचारधारा है वो घर कर गई है, वो स्थापित हो गई है। तो विजेता वही होता है, योद्धा वही होता है जो नेगेटिव विचारों को देखता है कि आ रहा है और उस पर कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी अभी कंपनी चल रही है, तो कंपनी में क्या होता है, अभी चाइना में लॉकडाउन लग गया। हमारे पिछले 6 महीने से जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब के सब चाइना के चल रहे थे। अच्छा। तो अचानक अभी मुझे जानकारी मिली कि जो चाइना में जिस कंपनीज के हम लोग काम कर रहे थे वो वहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है और वहाँ पर कई कर्मचारी जो है वो हॉस्पिटल में हैं, 2-3-4 लोग मर चुके हैं। तो अब आप बताइए,
ऐसी स्थिति में आदमी क्या सोचेगा? वो सोचेगा अरे ये क्या हुआ, जो हमने 6 महीने हम काम कर रहे हैं उससे पेमेंट्स ड्यू हैं, काम अचानक रुक गया है और फिर तुम कैसे क्या करोगे? फिर उसका हल ये निकला कि मैंने कहा भाई कंपनी है, उसको विचार मैंने किया कि कंपनी है, वो कहीं कंपनी ख़त्म नहीं होती, कंपनी खुद में एक पर्सन है, लीगल पर्सन है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम निश्चित रूप से उसका पैसा पाएंगे, आज नहीं तो कल पाएंगे। तुरंत ही एक पॉजिटिव विचार ने उस नेगेटिव विचार को मार दिया। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पीछे, तो होता क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है तो आप वहां से खुद को हटा लीजिए। खुद को हटाने का मतलब ये है कि मानसिक रूप से ये विचार करिए कि आप ना तो भोक्ता हो और ना ही आप प्रयोक्ता हो। सही है। दोनों ही आप नहीं हो, आप सिर्फ दृष्टा हो। सही। आप सिर्फ देख रहे हो, आप एक तीसरे पर्सन हो, ना तो आप वादी हो ना ही प्रतिवादी हो, आप जज की भूमिका में आ जाओ। बिल्कुल। और जब आप जज की भूमिका में आ जाओगे तो दोनों ही परिस्थितियों का आप आकलन करोगे और उसके पश्चात आप एक निष्कर्ष पर निकलोगे कि सही चीज क्या है और इसका सही हल क्या है। और निश्चित रूप से आप उस समय एक पॉजिटिव विचार की ओर आप आ जाओगे और समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिए, सभी का एक जीवन मिला हुआ है, जितना भी मिला हुआ है 100 साल के आसपास हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है। तो आपको ये 100 साल तक अपना रोल प्ले करना है बहुत अच्छे ढंग से। बस ये याद रखा जाएगा कि कितना अच्छा आपने अभिनय किया है यहाँ पर, कितने अच्छे एक्टर रहे हो। बहुत सही। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं याद रखा जाएगा कि आपने कितना आपने पैसा कमाया, कितना आपने क्या किया, कोई हिसाब नहीं रखता। कितना अच्छा आपने रोल निभाया यहाँ पर, अपने भिन्न भिन्न रोलों का, भिन्न भिन्न जो आपको दायित्व दिए गए उनका। तो मैं ये मानता हूँ। और हम कहना चाहेंगे इस समय जो जैसे हमारा बच्चा जब 12 साल, 13 साल, 14, 15 तक पहुंचता है, 16, उसका भटकने क्यों लगता है? जब भटकता है तो उस गार्जियन को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, उम्र होती है, आप जानते हैं कि हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि स्वचालित प्रक्रिया है। मान लीजिए हम इस संस्कारी समाज में नहीं रह रहे होते और हम एक जो हमारा जो स्वभाव है, जो हम जंगल में रहते थे पहले, तो सारी चीजें अपने आप होती थी, वहाँ अभी भी होती है जानवरों में। तो ऐसे ही इंसान में भी वो सब क्वालिटीज हैं, वो हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो ढकेलता है उस तरफ जहाँ जो हार्मोन्स उसको कहता है। तो ऐसी स्थितियों में जो एक माता पिता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों पर एक निगाह रखे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण निगाह रखना है। निगाह रखने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनका रिमोट कंट्रोल बन जाए। अगर वो कहना ना माने बच्चे तब? हाँ, अगर वो कहना नहीं मानता है बच्चा तो उसे आप समझाएं। समझाने का मतलब समझावन लाल नहीं है, समझाने का मतलब काउंसलिंग है। आप उसे बिठाएं, उसकी आंखों में आंखें डालें, क्योंकि आई कांटेक्ट अगर नहीं है, अगर बच्चा आपसे आंख चुरा रहा है या आप बच्चे से आंख चुरा रहे हो, तो फिर यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। आप आंखों में आंखें डालिए, उसे अपना जीवन बताइए, उसे उसके जो परिणाम हैं जो चीज़ों के, वो बताइए और सुनिए उसे जरूर। सिर्फ अपनी कहते हैं, जब हम अपनी बच्चों से अपनी बात कहते हैं सिर्फ और उनकी नहीं सुनते हैं तो फिर गलत होता है। सुनना चाहिए। सबसे पहले आप उस बच्चे को सुनिए, उसकी बात क्या है, वो क्यों कर रहा है, इंक्वायरी करिए उसके विषय में। आप केवल ऐसे कहीं सुनी बातों पर ही भरोसा ना करिए, उसको चेक करिए, उसको टाइम दीजिए उसको चेक करने में कि क्या वास्तव में वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, या अगर कहना नहीं मान रहा है तो क्या वो भटक रहा है। उसको आप बहुत ही पॉजिटिव दिमाग से सोचें, समझें, देखें, उसके बाद उसे बुलाएं, बिठाएं और उसे बताएं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ आपका। मैं पिता हूँ तो पिता का महत्व क्या होता है, तुम्हारी भी संतानें होंगी, ये प्रक्रियाएं चली आ रही हैं। तो उसको ये सब समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो हर माता पिता की बात बच्चा समझेगा। और कहीं न कहीं जैसे पूर्व में दादा दादी की कहानियाँ जी भी एक संस्कार बदलते थे। हाँ, तो हमारे साथ इसकी भी कमी होना भी ये भटकाव है। बिल्कुल। एक जो संयुक्त परिवार था, मैं खुद एक संयुक्त परिवार का ही रहा हूँ। मैं दादी के साथ ही सोता था, मम्मी के साथ में बहुत कम सोया। तो दादी नहीं होती थी तो मुझे दिक्कत होती थी, मम्मी कहीं जाए मुझे कोई समस्या नहीं थी। बाबा के साथ बहुत करीब रहा, हमेशा मतलब जो भी कुछ है वो बाबा से ही डिमांड करता था। तो मुझे पता है और इसका एहसास भी है कि जो एक संयुक्त परिवार है और जो माता पिता के माता पिता है, तो उनके लिए जैसे कहते हैं मूलधन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। सही। तो उनको अधिक लगाव है क्योंकि वो जाने वाले हैं। सही। वो यहाँ से जा रहे हैं, उनकी पारी खत्म होने वाली है। सही। और कहीं ना कहीं आप अंश तो उन्हीं के हैं। बिल्कुल। अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से देखें तो सही। तो उन्हें पता है कि हमारा नाम जो अगर कोई रोशन कर सकता है तो मेरा यही जो एक अंग है ये कर सकता है और ये मेरा प्रतिरूप कर सकता है।
तो वो संयुक्त परिवार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये टूटने से बिखरने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भारत देश में जो रोजगार है हाँ, सही। ये स्थायी रूप से हम कर सकें, और बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा तुम नौकरी करने के लिए नोएडा मत जाना, गुड़गांव मत जाओ, तुम यही गोला में रह रहे हो या लखीमपुर रह रहे हो या सीतापुर रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो इतनी मेहनत आप करके यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्थापित करने का प्रयास सही, करो, बिल्कुल और सही। ऐसा कुछ बन के दिखाओ कि तुम यहाँ पर ही रोजगार पैदा कर सको। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो अभी कंपनी चला रहा हूँ उसमें लगभग 20-25 एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो मैंने सारी नौकरियाँ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर रोजगार पैदा करने का प्रयास किया है, ताकि और भी माता पिता जो हैं उनके बच्चे उनके साथ रहें। कहने का मतलब ये है कि माता पिता का भी समर्पण होना चाहिए अपने बच्चे के प्रति, और बच्चा का भी समर्पण होना चाहिए माता पिता के पक्ष में। तो समर्पण का भाव अगर होता है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से जानकारी भी मिल जाती है हमें क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, तो दोनों मिलकर जो है एक सकारात्मक सोच के साथ रहें, तो हो सकता है ये समस्याएं जो आ रही हैं, ये नई जनरेशन में 18-19 की जब पहुंचते हैं, जो बदलाव की, जो भटकाव की स्थिति आती है, हो सकता है वो रुक जाए। अंत में बस मैं एक लाइन कहूंगा जी। कि हर पुत्र या पुत्री माता पिता के आपसी समर्पण का ही परिणाम है। ये तो है, तो समर्पण जो है बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, समर्पण का ही। और हम तो भाई सभी से कहना चाहेंगे, और बच्चे हमारे भी हैं, हमने कभी भी ऐसा कोई दबाव नहीं दिया कि तुमको वकील ही बनना है। भाई आपका मन है, पैसा तो हम लगा सकते हैं, आप जो बनना चाहें। और हर पिता और माता से हम कहना भी चाहेंगे कि अपने पुत्र और पुत्रियों को ये दायरा मत उनके लिए बनाएं कि नहीं जो हम चाहेंगे वो आप बने। आप उनको भी देख लें वो क्या चॉइस है उनकी, हो सकता है आपसे अच्छी उनकी सोच हो। ठीक है, इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।